नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है। मैं आपको कक्षा 11 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 11 के समाजशास्त्र में हम अपनी द्वितीय पुस्तक समाज का बोध का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम इस पुस्तक के चौथे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारी पुस्तक के चौथे अध्याय का नाम है पाश्चात्य समाजशास्त्री एक परिचय। तो इस अध्याय में हम कुछ प्रमुख या प्रसिद्ध जो पाश्चात्य समाजशास्त्री हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। आज हम इस अध्याय का पहला भाग परिचय पढ़ने जा रहे हैं। समाजशास्त्र को कभी कभी क्रांति के युग की संतान भी कहा जाता है। तो समाजशास्त्र जो विषय है इसे कभी कभी नाम दिया जाता है क्रांति के युग की संतान। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जन्म 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ, जहां विगत 300 वर्षों के क्रांतिकारी परिवर्तनों ने वहां के लोगों के जीवन को निर्णायक रूप से बदल दिया था। तो ये जो नाम दिया जाता है समाजशास्त्र को क्रांति के युग की संतान क्यों दिया जाता है, क्योंकि इस विषय का जो जन्म हुआ वो 19वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में हुआ। वही पश्चिमी यूरोप जहाँ पर विगत जो 300 वर्ष रहे थे वहाँ पर क्रांतिकारी परिवर्तन होते, यानी उन 300 वर्षों में बड़े बड़े परिवर्तन हुए थे जिन्होंने एक क्रांति सा रूप ले लिया था और वहाँ के लोगों का जो जीवन था उस पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था, यानी वहाँ के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। समाजशास्त्र के अभ्युदय में 3 क्रांतिकारी परिवर्तनों का महत्वपूर्ण हाथ है। ज्ञानोदय या वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति तथा औद्योगिक क्रांति। तो ये आप 3 मुख्य क्रांतिकारी जो परिवर्तन हैं उनको याद रखेंगे। पहला ज्ञानोदय या जिसे हम वैज्ञानिक क्रांति भी कह सकते हैं, दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति और तीसरा जो क्रांतिकारी परिवर्तन था वो था औद्योगिक क्रांति। ये तीनों प्रकार की क्रांतियों से जिस प्रकार के परिवर्तन उत्पन्न हुए उन्हीं के फलस्वरूप समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रक्रिया ने केवल यूरोपीय समाज को ही पूरी तरह से नहीं बदला, बल्कि यूरोप के संपर्क में आने के कारण पूरे विश्व को भी परिवर्तित किया। तो ये जो तीनों क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, इनकी प्रक्रिया के फलस्वरूप सिर्फ यूरोप में ही परिवर्तन नहीं आए या जो बदलाव हुए वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं आए, बल्कि यूरोप के संपर्क में जो संपूर्ण विश्व अब आ गया था उस संपूर्ण विश्व पर इन क्रांतिकारी परिवर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ा। इस अध्याय में 3 महत्वपूर्ण समाजशास्त्रियों के मुख्य विचारों पर प्रकाश डाला जाएगा। ये हैं कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खाइम तथा मैक्स वेबर। तो ये जो हमारा अध्याय है जिसमें हमें पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के बारे में जानना है, संदर्भ में हम 3 मुख्य समाजशास्त्रियों के कार्यों को समझेंगे। पहले हैं कार्ल मार्क्स, दूसरे हैं एमिल दुर्खाइम और तीसरे हैं मैक्स वेबर। इन तीनों को ही बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों के रूप में जाना जाता है और समाजशास्त्र विषय की जो स्थापना है उनमें भी इन तीनों का एक प्रमुख योगदान समझा जाता है। समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक के नाते इन्होंने इस विषय की नींव रखी। तो ये जो तीनों समाजशास्त्री हैं वे समाजशास्त्र की शास्त्रीय परंपरा के धारक माने जाते हैं और उसी नाते इन्हीं तीनों ने मुख्य रूप से इस विषय की नींव को बनाया। इनके विचार और सोच आधुनिक परिवेश में भी प्रासंगिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो समाजशास्त्री हैं प्रसिद्ध, ये सिर्फ उसी ज़माने में प्रासंगिक थे या उस पुराने समय में ही इनके विचार जो थे वो महत्वपूर्ण थे। आज के काल में आधुनिक परिवेश में भी इन तीनों के जो विचार हैं वो कई अलग अलग तरीक़ों से प्रासंगिक माने जाते हैं। बेशक इनके सिद्धांतों की आलोचना हुई है और इनमें समय के साथ महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। बिल्कुल इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इन तीनों समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों की कुछ आलोचनाएं भी हुई है। किसी भी कार्य में हम पूर्णता की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हर कार्य में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और उस दृष्टि से उसकी आलोचना बिल्कुल तर्कसंगत प्रतीत होती है। और इसके साथ साथ यह भी है कि समय के साथ इनके विचारों में, इनके सिद्धांतों में कुछ संशोधन भी किए गए हैं।
समाजशास्त्र का संदर्भ। यूरोप का आधुनिक युग व आधुनिकता की वे तमाम अवस्थाएं जो आज हमारे लिए सहज स्वाभाविक बन चुकी हैं, यह सब तीन मुख्य प्रक्रियाओं की देन है। तो इस विषय के संदर्भ को हम समझें तो यूरोप का जो आधुनिक युग है, यहाँ की जो आधुनिकता है, वह जो कि आज हमारे लिए एक प्रकार से सहज या स्वाभाविक बन चुकी है। जब भी हम यूरोप का नाम लेते हैं तो वस्तुतः हमारे मन में एक छवि उभरती है जहाँ पर आधुनिकता का प्रचार प्रसार बहुत लंबे समय से हो चुका है। लेकिन ये सब जो है, यानी वहाँ की ये जो सहज स्वाभाविक सी लगने वाली आधुनिकता या आधुनिक समाज जो है, वह तीन मुख्य प्रक्रियाओं की देन माना जाता है। ये हैं ज्ञानोदय अथवा विवेक का युग, एज ऑफ रीजन। तो इनमें से पहला है ज्ञानोदय, जिसे हम विवेक का युग भी कहते हैं या एज ऑफ रीजन भी इसको कहा जाता है। दूसरा है फ्रांसीसी क्रांति में निहित राजनीतिक संप्रभुता की खोज। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही राजनीतिक संप्रभुता की जो खोज शुरू हुई, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। तथा अधिक उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन की वह व्यवस्था जिसका उद्घाटन औद्योगिक क्रांति ने किया। तो बिल्कुल ये तीन मुख्य क्रांतिकारी घटनाओं से संबंधित ये तथ्य आपको याद रखने हैं कि यूरोप में जो आधुनिकता का प्रचार प्रसार हुआ, जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उनमें ज्ञानोदय यानी एज ऑफ रीजन का बड़ा भूमिका थी। उसके अलावा जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके फलस्वरूप जो राजनीतिक संप्रभुता की खोज शुरू हुई, उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति के कारण जो बहुत ही अधिक मात्रा में उत्पादन या मास प्रोडक्शन की व्यवस्था शुरू हुई, इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है यूरोप की जो स्थिति बदली उसमें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ज्ञानोदय की, जिसको हम एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध व 18वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने के बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। तो ज्ञानोदय के संदर्भ में को ध्यान रखना है कि इसकी शुरुआत किस काल में हुई। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को आप याद रखें, और साथ ही 18वीं शताब्दी जो पूरी रही, उस दौरान पश्चिमी यूरोप में खासकर संसार के बारे में या दुनिया के बारे में जो सोचने विचारने का तरीका है, वो बिल्कुल एक नए और मौलिक अवतार में प्रस्तुत हुआ, या नए और मौलिक दृष्टिकोण का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया गया। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहाँ एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, तो एक जो कार्य हुआ इस ज्ञानोदय या प्रबोधन के युग से, वो क्या हुआ कि इसके फलस्वरूप मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के एक केंद्र बिंदु के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। और दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा दिया। इसके साथ साथ ही मनुष्य की जो सबसे बड़ी विशेषता मानी गई, वो माना गया विवेक। तो विवेक को ही मनुष्य की मुख्य विशेषता का दर्जा दिया गया। विवेकपूर्ण व आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता ने मनुष्य को अपनी ही नज़र में हमेशा के लिए बदल दिया। तो विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक ढंग से सोचने की जो क्षमता है, उसने मनुष्य को अपनी ही नज़र में हमेशा के लिए बदल दिया। यानी जो उससे पहले सोचने का तरीका था, वो विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक नहीं था, लेकिन ज्ञानोदय के युग में ही यह विवेकपूर्ण और आलोचनात्मक नज़रिया जो है वो प्रस्तुत हुआ, और इस प्रकार से मनुष्य को अपनी ही नज़र में एक परिवर्तित रूप देखने को मिला। एकल मानव अब व्यक्ति बन गया, एक ऐसी हस्ती जो एक साथ ज्ञान का उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। और इसी के साथ क्या हुआ कि कोई भी एकल मानव जो है वह व्यक्ति माना गया, उसे व्यक्ति कहा गया। और ये व्यक्ति एक ऐसी हस्ती था जो कि स्वयं ज्ञान का उत्पादक भी है और ज्ञान का उपभोक्ता भी। इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई, और इसी मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र नामक उपाधि भी प्रदान की गई। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच था कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार सकते थे। इसके विपरीत दूसरी तरफ हम देखें तो यह बात भी बिल्कुल सत्य थी कि सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से व्यक्ति माना गया जो कि विवेकपूर्ण ढंग
ढंग से सोच विचार कर सकते थे। यह स्वीकारा गया कि अगर विवेकपूर्ण रूप से सोच विचार करने की क्षमता किसी में नहीं है तो उसे हम व्यक्ति का दर्जा नहीं दे सकते। जो इस काबिल नहीं समझे गए उन्हें मानव का दर्जा नहीं दिया गया बल्कि आदि मानव या बर्बर मानव कहा गया। तो उनके लिए जो कि इस काबिल नहीं समझे गए या जिनमें विवेकपूर्ण चिंतन नहीं था, जिनमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उनके लिए आदि मानव या बर्बर मानव जैसे नाम दिए गए। चूँकि मानव समाज मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसका युक्ति संगत विश्लेषण संभव है। अब हम जानते हैं कि मानव समाज जो है ये मनुष्य द्वारा ही निर्मित किया गया है और इस कारण इसका युक्ति संगत विश्लेषण किया जाना वास्तव में संभव होता है। इस प्रकार के विश्लेषण के सहारे एक समाज में रहने वाले लोग दूसरे समाज को भी समझ सकते हैं और इसे युक्ति संगत विश्लेषण की जो विशेषता है, इसी के कारण समाज में रहने वाले लोग किसी अन्य समाज या दूसरे समाज की जो विशेषताएं हैं उसको भी अच्छे से समझ पाते हैं। युक्ति संगत को मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिया जा सके, इसके लिए प्रकृति, धर्म संप्रदाय व देवी देवताओं के महत्व को कम करना अनिवार्य था। ये जो युक्ति संगत दृष्टिकोण है, इसे मानव जगत की पारिभाषिक विशिष्टता का स्थान दिए जाने की चेष्टा की गई और इसके लिए प्रकृति को, धर्म संप्रदाय को और देवी देवताओं को, इनके महत्व को कम किया जाना जरूरी माना गया कि जब तक प्रकृति के या धर्म संप्रदाय के या देवी देवताओं के जो महत्व है, जिस पर कि अथाह या प्रगाढ़ विश्वास बना हुआ था अब तक लोगों का, उसको जब तक कुछ कम नहीं किया जाएगा तब तक एक युक्ति संगत मानव की उत्पत्ति होना संभव नहीं होगी। आधुनिक युग के आने से पहले मानव जगत को जानने समझने के लिए लोग इन्हीं पर निर्भर थे। तो ये जो आधुनिक युग की शुरुआत हुई, इसके आने से पहले संपूर्ण मानव जगत को समझने के लिए लोग इन्हीं 3 चीज़ों पर निर्भर थे, प्रकृति पर, धर्म संप्रदायों पर और देवी देवताओं पर। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानोदय या प्रबोधन मात्र को एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें आज हम धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा देते हैं। तो इन सब से जो अभी तक हमने चर्चा की, इनसे हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञानोदय या प्रबोधन जो है, इसको एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने के लिए जो मुख्य वैचारिक प्रवृत्तियों ने योगदान दिया वे क्या हैं। तो ये वैचारिक प्रवृत्तियां जिन्हें हम जानते हैं धर्मनिरपेक्षता के नाम से, जिन्हें हम जानते हैं वैज्ञानिक सोच के नाम से और जिन्हें हम जानते हैं मानवतावादी सोच के नाम से, ये ही वे वैज्ञानिक प्रवृत्तियां हैं जिन्होंने वास्तव में ज्ञानोदय को, प्रबोधन को एक संभावना से एक वास्तविक रूप में परिवर्तित करने में मदद की। अब हम बात करेंगे दूसरे क्रांतिकारी परिवर्तन का। ज्ञानोदय के बाद जो दूसरा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा वो था फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने व्यक्ति तथा राष्ट्र राज्य के स्तर पर राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा की। तो ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1789 में ये जो क्रांति हुई, इस क्रांति ने ही व्यक्ति और राष्ट्र राज्य दोनों स्तर पर ही एक राजनीतिक संप्रभुता के आगमन की घोषणा कर दी थी। मानवाधिकार के घोषणा पत्र ने सभी नागरिकों की समानता पर बल दिया तथा जन्मजात यानी जन्म के आधार पर प्राप्त होने वाले विशेषाधिकारों की वैधता पर प्रश्न उठाया। तो ये जो मानवाधिकार के घोषणा पत्र इस दौरान जारी किए गए, इन घोषणा पत्रों में सभी नागरिकों की समानता पर बहुत बल दिया गया। यह स्वीकारा गया कि सभी नागरिक एकदम बराबर है, कोई ऊंच नीच या भेदभाव लोगों में नहीं होना चाहिए और साथ के साथ जन्मजात यानी सिर्फ जन्म के आधार पर जो भी विशेषाधिकार प्राप्त थे लोगों को, उन सब की वैधता पर प्रश्न खड़े किए गए।
इसने व्यक्ति को धार्मिक तथा जमींदारी संस्थाओं के अत्याचारी शासन से मुक्त किया, जो फ्रांस की क्रांति के पहले वहाँ अपना वर्चस्व बनाए हुए थी। और इसी ने ही वास्तव में व्यक्ति को धार्मिक और जमींदारी जो संस्थाएं थी, जो कि एक अत्याचारी समाज की स्थापना कर चुकी थी, उनका अत्याचारी शासन चल रहा था, उन सभी से मुक्त किया। ये धार्मिक और जमींदारी संस्थाएं जो हैं, ये फ्रांस की क्रांति से पहले फ्रांस में अपना वर्चस्व रखती थी, यानी वहाँ पर इन्हीं संस्थाओं का बोलबाला हुआ करता था। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप इन संस्थाओं का जो अत्याचारी शासन था वो अब समाप्त हो गया। किसानों को, जो अधिकतर सर्फ, बंधक मजदूर या कृषिदास थे, कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चंगुल से आज़ाद करवाया गया। और इसी दौरान, इसी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जो किसान, जिन्हें कि अधिकतर सर्फ कहा जाता था, बंधक मजदूर या कृषिदास जिनको बना के रखा जाता था, वे कुलीन वर्ग के जागीरदारों के चंगुल से अंततः आज़ाद हो पाए। अधिकांश करों को रद्द कर दिया गया जो किसान, जागीरदारों तथा चर्च या धार्मिक संस्थान को दिया करते थे। साथ ही साथ उस समय यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले कई सारे ऐसे कर थे जो कि दिए जाते थे किसानों द्वारा, या तो जागीरदारों को या फिर चर्च जैसी जो धार्मिक संस्थान हुआ करते थे उनको। इन सभी प्रकार के करों को अब रद्द कर दिया गया। गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति हकों व अधिकारों के धारक बने तथा उन्हें कानून और राजकीय संस्थाओं के समक्ष समानता का अधिकार भी प्राप्त हुआ। और गणतंत्र के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते जो भी प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति थे, यानी किसी भी गणतंत्र के अंदर सम्मिलित जो व्यक्ति थे, वे हकों व अधिकारों के धारक बने, यानी उन्हें हक भी दिए गए, कुछ अधिकार भी उन्हें प्रदान किए गए, और उन्हें कानून और राजकीय जो संस्थाएं थीं उन सभी के समक्ष समानता का अधिकार भी अब प्राप्त हो पाया था। राज्य को व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का सम्मान करना पड़ा और राजकीय कानून किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते थे। अब राज्यों को व्यक्ति की जो निजी स्वतंत्रता थी उसका सम्मान करना पड़ा, यानी सभी राज्यों के जो भी शासक थे उन्हें यह स्वीकार करना था कि हर व्यक्ति की अपनी निजी स्वतंत्रता है और राज्य को या शासक वर्ग को इस निजी स्वतंत्रता का अवश्य सम्मान करना होगा। और राजकीय कानून जो है वह किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकता है, जो कि पहले सामान्य था। यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले इस प्रकार की दखल सामान्य थी, लेकिन अब यह घोषित किया गया कि राज्य जो हैं या शासन तंत्र जो है वह किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता। राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र तथा सार्वजनिक दरबार द्वारा संचालित क्षेत्र को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। साथ ही साथ राज्य द्वारा संचालित क्षेत्र को और उसके अलावा सार्वजनिक दरबार द्वारा जो संचालित क्षेत्र थे, इन दो प्रकार के क्षेत्रों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग रखा गया। सार्वजनिक व घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा के अनुकूल कौन से सामाजिक संस्थान या गतिविधियां हैं, इस विषय पर नई मान्यताएं व नए विचार कायम हुए। साथ ही सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्रों की मर्यादा को देखते हुए कौन कौन से सामाजिक संस्थान या गतिविधियां अनुकूल रहेंगे, इसको लेकर के नई मान्यताएं और नए विचार उत्पन्न होना शुरू हुए। उदाहरण के तौर पर धर्म तथा परिवार का अधिकांश भाग अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अनुकूल माना गया, जबकि शिक्षा, विशेषकर स्कूली शिक्षा, विद्यालयी शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र के लायक माना गया। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो संस्थाएं थी उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में और किस प्रकार की संस्थाओं को घरेलू क्षेत्रों में सम्मिलित करने संबंधी नए विचार प्रस्तुत किए गए। तो धर्म और परिवार जैसी जो संस्थाएं थी उनका अधिकांश भाग जो था वो अब घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र के अंतर्गत शामिल रखा गया, जबकि शिक्षा जैसी, विशेषकर विद्यालयी शिक्षा या स्कूली शिक्षा जैसी जो संस्थाएं थी उनको अब सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
ध्यान रहे कि फ्रांसीसी क्रांति व आधुनिक युग के पहले शिक्षा घरेलू या व्यक्तिगत विषय था, इसमें राज्य की कोई खास भूमिका नहीं थी। तो बिल्कुल इस संदर्भ में यह याद रखने की बात है, यह ध्यान रखने की बात है कि फ्रांसीसी क्रांति से पहले या जो आधुनिक युग शुरू हुआ उससे पहले शिक्षा एक घरेलू या व्यक्तिगत क्षेत्र माना जाता था। इस संबंध में राज्य की शासन की कोई भूमिका नहीं मानी जाती थी। और यहाँ जो मुख्य परिवर्तन हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, उसमें यह शामिल है कि शिक्षा को अब सार्वजनिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण विषय जो है घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ धार्मिक व राजकीय संस्थान मिले जुले थे और परिवार आज से कहीं ज़्यादा सार्वजनिक था। तो ये थी फ्रांसीसी क्रांति से पहले की बात, यानी जो धार्मिक और राजकीय संस्थान थे वो आपस में बिल्कुल मिले जुले थे, और इसके साथ परिवार जो था वो आज की जो स्थिति है या आधुनिक जो स्थिति बनी उससे कहीं ज़्यादा सार्वजनिक संस्था के रूप में स्वीकारा जाता था। साथ ही राष्ट्र राज्य को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया। इसी फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप राष्ट्र राज्य को अब एक नए सिरे से परिभाषित किया गया। अब इसे एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती माना गया जिसके पास एक केंद्रीकृत शासन तंत्र है। तो राष्ट्र राज्य को वास्तव में अब एक ऐसी प्रभुत्व संपन्न हस्ती के रूप में स्वीकारा गया जिसके पास की अपना केंद्रीकृत शासन तंत्र होता है, और उस केंद्रीकृत शासन तंत्र के लिए सभी लोग समान होते हैं और सभी लोगों के व्यक्तियों के अपने कुछ निजी जीवन के अधिकार भी स्वीकारे गए। फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व आधुनिक राज्य के नए नारे बने, और इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के ये तीन मुख्य सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों किसी भी आधुनिक राज्य के नए नारों के रूप में प्रस्तुत हुए। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति की। तो ज्ञानोदय और फ्रांसीसी क्रांति के अलावा जो तीसरे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन थे उन्हें नाम दिया गया था औद्योगिक क्रांति का। आधुनिक उद्योगों की नींव औद्योगिक क्रांति के द्वारा रखी गई, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। तो बिल्कुल आधुनिक जो उद्योग हुए उनकी नींव जो है वो औद्योगिक क्रांति के साथ ही रखी गई। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी ब्रिटेन से 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में यह क्रांति शुरू हुई। इसके दो प्रमुख पहलू थे। पहला, विज्ञान तथा तकनीकी का औद्योगिक उत्पादन में व्यवस्थित प्रयोग, विशेषकर नई मशीनों का आविष्कार तथा ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कामों में उपयोग। तो इस औद्योगिक क्रांति के दो प्रमुख पहलू माने गए, जिसमें से पहला जो पहलू था वो क्या था? वो था विज्ञान और तकनीकी के फलस्वरूप जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें उनका व्यवस्थित प्रयोग कर पाना, यानी विज्ञान और तकनीकी से नए नए मशीनों का निर्माण करना और इन मशीनों का एक व्यवस्थित रूप से उद्योग के क्षेत्र में उपयोग करना, खासकर नई मशीनों का आविष्कार, और इसके साथ साथ ऊर्जा के नए साधनों का औद्योगिक कार्यों में उपयोग करना। ऊर्जा के नए नए साधनों की उत्पत्ति भी विज्ञान और तकनीकी के आविष्कारों का ही एक परिणाम थी, और इन सभी का औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग ही औद्योगिक क्रांति की मुख्य नींव थी। दूसरा, औद्योगिक क्रांति ने श्रम तथा बाजार को नए ढंग से व बड़े पैमाने पर संगठित करने के तरीके विकसित किए, जैसा कि पहले कभी देखने में नहीं आया था। तो जो दूसरा औद्योगिक क्रांति का पहलू था वो ये था कि इस औद्योगिक क्रांति ने ही श्रम और इसके साथ साथ बाजार को एक नए तरीके से एक बहुत बड़े पैमाने पर एक संगठित रूप में या व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, और ऐसा संगठित और व्यवस्थित रूप जो था बाजार का, श्रम का, इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। नई मशीनों जैसे कि स्पिनिंग जेनी नाम की सूत काटने वाली मशीन ने औद्योगिक उत्पादकता को बेशुमार रूप से बढ़ाया, और ये जो विज्ञान और तकनीकी की मदद से बहुत सारी नई
मशीनों का आविष्कार किया गया। एक उदाहरण है स्पिनिंग जेनी मशीन का, जो कि सूत काटने वाली मशीन थी। इस प्रकार की मशीनों के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में बेशुमार वृद्धि हुई, यानी बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन अब आसानी से किया जाने लगा। साथ ही ऊर्जा के नए स्रोतों ने, जैसे भाप से चलने वाले इंजन के विभिन्न स्वरूप, उत्पादन प्रक्रिया को सुगम बनाया। तो ऊर्जा के नए साधनों ने भी उत्पादन की इस प्रक्रिया को काफ़ी सरल किया, काफ़ी आसान बना दिया। इसका एक बड़ा उदाहरण था भाप से चलने वाले इंजन। ये ऊर्जा के नए स्रोत के रूप में उभर के आए और संपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया को बहुत सहज और सरल बना पाए। इन्हीं प्रक्रियाओं ने विशाल कारखानों की नई औद्योगिक व्यवस्था व अधिक उत्पादन, यानी बड़े पैमाने पर औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण को जन्म दिया। तो ये ही वो प्रक्रियाएं थी जिन्होंने बड़े बड़े कारखानों की, विशाल कारखानों की व्यवस्था को उत्पन्न किया और इसके साथ ही अधिक उत्पादन, यानी बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन, औद्योगिक वस्तुओं का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर निर्माण जो है इसको उत्पन्न किया। यानी इस प्रकार की व्यवस्था अब शुरू हो पाई कि इन मशीनों के कारण, ऊर्जा के इन नए साधनों के कारण अब बहुत बड़ी मात्रा में किसी भी उत्पाद को निर्माण करने में एक सरल प्रक्रिया अपनाई गई। अब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर संपूर्ण विश्व के बाज़ारों के लिए किया जाने लगा और इसके साथ ही वस्तुओं का उत्पादन एक बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। और यहाँ खास बात यह है कि ये जो बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ, इस दौरान संपूर्ण विश्व के बाज़ारों के लिए उत्पाद बनाए जाने लगे। इन उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चा माल भी दुनिया भर से प्राप्त किया जाने लगा और साथ ही इन विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए जो कच्चे माल की आवश्यकता थी, वो कच्चा माल भी दुनिया के अलग अलग देशों से या अलग अलग इलाकों से आसानी से प्राप्त किया जाने लगा। इस प्रकार बड़े पैमाने के आधुनिक उद्योग पूरी दुनिया में छा गए और इस प्रकार बहुत वृहद पैमाने के आधुनिक उद्योग संपूर्ण विश्व में अपना स्थान प्राप्त करने लगे। उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन हुए। यहाँ खास बात यह है कि जैसे जैसे इन औद्योगिक क्षेत्रों में या उत्पादन की व्यवस्था में परिवर्तन हुए, उसके साथ साथ ही सामाजिक जीवन में भी कई सारे परिवर्तन हुए। शहरी इलाकों में बसे हुए उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग को उन विस्थापित लोगों ने पूरा किया जो ग्रामीण इलाकों को छोड़ काम की तलाश में शहर आकर बस गए थे। और इसी दौरान जो एक मुख्य सामाजिक परिवर्तन था वो इस प्रकार था कि शहरी इलाकों में जो बड़े बड़े उद्योगों की शुरुआत हुई, उन उद्योगों को चलाने के लिए मजदूरों की मांग उत्पन्न हुई और ये जो मजदूरों की मांग उत्पन्न हुई, ये वास्तव में पूर्ण हो पाई उन विस्थापित लोगों से जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में काम की तलाश में आ चुके थे। यानी जो पहले गांवों में रहते थे लेकिन वे शहरों की तरफ विस्थापित हो चुके थे और ये लोग ही जो कि अब शहरों में बस गए थे, इन कारखानों में, इन उद्योगों में मजदूरों के रूप में काम करने लगे। कम तनख्वाह मिलने के कारण अपनी जीविका चलाने के लिए पुरुषों और स्त्रियों को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी लंबे समय तक खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। इसी दौरान तनख्वाह काफ़ी कम मिलती थी और कम तनख्वाह मिलने के कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए न सिर्फ पुरुषों और स्त्रियों को बल्कि जो बच्चे थे उन बच्चों को भी लंबे समय तक बहुत ही खतरनाक सी परिस्थितियों में रुक कर के काम करना पड़ता था। आधुनिक उद्योगों ने शहरों को देहात पर हावी होने में मदद की। तो आधुनिक जो उद्योग का क्षेत्र पनपा, उसने जिस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न की, तो धीरे धीरे शहर जो थे वे ग्रामीण क्षेत्रों पर या देहातों पर अब हावी होने लगे। कस्बे और छोटे छोटे शहर जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बने। कई सारे कस्बे और छोटे छोटे शहर जो थे वे जनसंख्या निवास के मुख्य स्थान बन के आगे बढ़ने लगे।
यहाँ ऊंच नीच की विषमताओं में बटा विशाल जनसमूह थोड़े मगर सघन आबादी के भीड़-भाड़ भरे इलाकों में रहने लगा। अमीर व शक्तिशाली लोग शहरों में रहने लगे, लेकिन साथ ही मजदूर वर्ग के गरीब लोग भी उन्हीं शहरों में झुग्गी झोपड़ियों वाली गंदी बस्तियों में रहने को विवश थे। तो यहाँ जो संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप ऊंच नीच की विषमताओं में बटा ये जो विशाल जनसमूह था वो पूरे शहरों में व्याप्त होने लगा। तो सघन आबादी के इन भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अब ये लोग रहने लगे। तो अमीर और शक्तिशाली लोग तो शहरों में रहते ही थे, लेकिन उनके साथ साथ अब मजदूर वर्ग के जो गरीब लोग थे वे भी अब अपनी झुग्गी झोपड़ियां बसा करके इन्हीं शहरों में अमीरों के साथ ही उन स्थानों में अपनी गंदी बस्तियों में रहने लगे। आधुनिक शासन पद्धतियों के अनुसार राजतंत्र को स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, आपराधिक गतिविधियों व व्यवसायों पर नियंत्रण तथा सर्वांगीण विकास जैसे सार्वजनिक सामूहिक विषयों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तो आधुनिक शासन पद्धतियां जो अब शुरू हुई थी, उनके अनुसार जो राजतंत्र था, शासन तंत्र था, उनको स्वास्थ्य संबंधी, साथ ही सफाई व्यवस्था और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण, उसके साथ साथ विभिन्न व्यवसायों पर नियंत्रण और उस संपूर्ण स्थान विशेष का सर्वांगीण विकास, इस जैसे जो सार्वजनिक सामूहिक कार्य थे, इन सभी कार्यों की जिम्मेदारी शासन तंत्र को उठानी पड़ रही थी। इन नई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शासन तंत्र को नए प्रकार की जानकारी व ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। साथ ही ये जो नई जिम्मेदारियां अब आ गई थी, इन्हें निभाने के लिए वहाँ के शासन तंत्र को अब नई प्रकार की जानकारी की, नई प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता महसूस होने लगी। नए ज्ञान के लिए उभरती मांग ने सामाजिक विज्ञान और विशेषकर समाजशास्त्र जैसी नई विधाओं के अभ्युदय व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार एक नए ज्ञान के लिए उभरती हुई ये जो मांग थी, इस मांग ने सामाजिक विज्ञानों और खासकर समाजशास्त्र जैसे जो नए विषय थे, इनके उत्पन्न होने में या इनके अभ्युदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमें याद रखना है। प्रारंभ से ही समाजशास्त्रीय विचार मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के विकास के वैज्ञानिक अन्वेषण से जुड़े हुए हैं। तो ये संबंध हम अवश्य याद रखेंगे कि शुरुआत से ही जो समाजशास्त्रीय विचार थे, वे मुख्य रूप से जो औद्योगिक समाज था, उस औद्योगिक समाज के विकास का जो वैज्ञानिक अन्वेषण किया गया, उस वैज्ञानिक अन्वेषण से ही जुड़े हुए हैं। इसके कारण विद्वानों में इस विषय पर विवाद है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। इसके कारण हमें ये भी ध्यान रखना है कि विद्वानों में इस विषय पर कुछ विवाद भी है कि समाजशास्त्र नए औद्योगिक समाज का विज्ञान है। यह उससे पहले स्थापित नहीं था, लेकिन जब औद्योगिक समाजों की उत्पत्ति हुई तो उन्हीं में जो ज्ञान की मांग उत्पन्न हुई, उसके फलस्वरूप ही समाजशास्त्र विषय का उदय हुआ। अनुभव को आधार बनाकर सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक विचार विमर्श तभी संभव हुआ जब आधुनिक औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई। तो अनुभव को आधार मानते हुए सामाजिक तौर तरीकों पर वैज्ञानिक रूप से विचार विमर्श कर पाना वास्तव में तभी संभव हो पाया जब जो आधुनिक औद्योगिक समाज है वो शुरू हुआ। उससे पहले सामाजिक तौर तरीकों पर कोई वैज्ञानिक विचार विमर्श की संभावना नहीं थी। किसी भी समाज को समझने का आधार वहाँ के राज्य द्वारा तैयार की गई वैज्ञानिक सूचना बनी, जो इसके सामाजिक संकायों की देखरेख करती है। तो किसी भी समाज को समझने का जो मुख्य आधार है, वहाँ के यानी उस समाज विशेष का जो राज्य तंत्र था या शासन तंत्र था, उनके द्वारा तैयार की गई जो वैज्ञानिक सूचनाएं थी वे ही बनी। और इसके इन वैज्ञानिक सूचनाओं द्वारा ही उस समाज विशेष के सामाजिक संकायों की देखरेख भी की जाती थी। और इसी से संबंधित जो हमारा विषय था समाजशास्त्र, उसकी उत्पत्ति भी हो पाई। समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसी
चिंतन मनन का परिणाम है। वास्तव में समाजशास्त्रीय सिद्धांत इसी प्रकार के वैज्ञानिक चिंतन मनन का परिणाम है। तो अब हमने इस पहले भाग में परिचय में हमारे समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति के पीछे, खासकर जो यूरोप है जहाँ ये विषय शुरू हुआ, वहाँ पर जो ये मुख्य 3 क्रांतिकारी परिवर्तन थे उनकी भूमिका को जाना है। अब हम अगले भाग में जो 3 मुख्य समाजशास्त्री हमें पढ़ने हैं उनमें से पहले को जानना आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।